वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, आज 29 नवंबर है। फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अगर हम इस वक्त भी देखें तो फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है और फ़लस्तीनियों पर जुल्म और मज़ालिम जो हैं वो ढाए जा रहे हैं। कितनी मतलब अगर हम देखें कितने डेकेड्स जो हैं वो इसी जुल्म और बर्बरियत में फ़लस्तीनियों के गुज़र चुके हैं, और आज भी ये मज़ालिम जो हैं थमने की बजाय, कम होने की बजाय इनमें हम इजाफ़ा देख रहे हैं। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ था, और इस वक्त भी अगर हम देखें तो 15,000 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है और ख़वातीन की है। तकरीबन अगर हम बात करें 1977 की, तो 1977 से ये दिन जो है फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का ये दिन मनाया जा रहा है। लेकिन निस्फ सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, आज भी फ़लस्तीनियों पर जुल्म जो ढाए जा रहे हैं उनमें कमी नहीं आई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का क्या स्टांस होना चाहिए मुत्तहिद होकर, और किस तरीके से एक जो हल है वो इन फ़लस्तीनियों के लिए निकाला जा सकता है, और क्या सिर्फ इजहार यकजहती का ये दिन मना लेना ही काफ़ी है? इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ तमीर जमात इस्लामी लाहौर एडवोकेट ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब शो में मौजूद हैं। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये दिन जो था, सबसे पहले 1977 में इसको मनाया गया। आज अगर हम देखें निस्फ सदी गुजर चुकी है, फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम की वही दास्तान है, वैसे ही जुल्म ढाए जा रहे हैं, वैसे ही खून की होली जो है वहाँ पर खेली जा रही है। आप आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, और क्या आज का दिन मना लेना काफ़ी है? देखिए, ये जुल्म सितम तो 1940 की जो दहाई थी उसी वक्त से शुरू हो गया था, और फ़लस्तीन की सरज़मीन पर ज़ायनिस्ट ने अपना उसको पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। और मैं याद कराना चाहता हूँ कि करारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई थी, उसी इजलास में फ़लस्तीनियों के हकूक़ के सिलसिले में भी एक करारदाद मंजूर हुई थी। यानी 2 करारदादें मंजूर हुई थी, पाकिस्तान के क़याम के लिए भी और फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी। तो ये तो कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है, और अमेरिका बरतानिया की सरपरस्ती में जो ज़ायनिस्ट हैं उन्होंने ज़बरदस्ती एक सरज़मीन पर कब्ज़ा किया, उस सरज़मीन पर जिस पर रांदा दरगाह यहूदियों को पनाह दी गई थी, और ये समझ कर के ये अहले किताब हैं, इनका भी हक़ है इस ज़मीन पर रहने का, और जर्मन ने जो उनके साथ सलूक किया था उसकी किसी तरह दादरसी हो जाए। लेकिन अलमिया ये है कि वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ऊँट ने जो है वो अपनी गर्दन डाली है, और फिर पूरी सरज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, और फ़लस्तीनियों पर जो मुद्दतों से हज़ार साल से वहाँ के रिहायशी हैं उन पर ज़मीन तंग कर दी गई है। अब ये 7 अक्टूबर से जो जुल्म सितम रवा है, आपने ख़ुद बताया कि 15,000 से ज़्यादा शातें हो चुकी हैं, जिसमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। कोई 32,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, और 22 लाख की कुल आबादी गज़ा में है, जिसमें से 17 लाख बेघर हो चुके। इस पोजीशन में पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान ही नहीं, बल्कि जो यूरोपियन ममालिक हैं वो भी एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आप ये देखें कि मुस्लिम ममालिक में बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं, मुज़ाहरे हो रहे हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी किया जा रहा है, यकजहती का इज़हार किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमान ममालिक में ही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक में भी, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, इवन के इसराइल में भी आवाज़ बुलंद हो रही है बुनियादी। और अभी जो इसराइली फ़लस्तीनी कैद से जो रिहा हुए हैं, उन्होंने बड़ी कंडक्ट की, बिहेवियर की, हमास की अगर हम बात करें उसकी बड़ी तारीफ़ भी की है। हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से ही आगे बढ़ाएंगे व्यूअर्स। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए आज 29 नवंबर को ये जो दिन है, इजहार यकजहती का दिन, ये आलमी सतह पर मनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ शो में मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब। ज़िया साहब, एक और चीज़, जिस तरह से ये दिन जो है 1977 से मनाया जा रहा है, आज भी ये दिन
मनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है महज ये दिन मना लेना, यकजहती कर देना या वैसे कोई स्टेटमेंट पास कर देना, ये चीज़ें इनफ हैं या मदद इससे ज़्यादा होनी चाहिए? इजहार यकजहती ज़रूर करें, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? देखिए, जुल्म जितना शदीद होता है, जितना उसकी काट ज़्यादा होती है, उसको रोकने के लिए भी रद्द अमल भी उतना ही देना पड़ता है। हम ये समझते हैं कि जितना मर्ज़ी आप ज़ुबानी बयानात दे दें, इजहार यकजहती कर लें, रायामा को इस मुल्क में तो हमवार किया जा सकता है, लेकिन ये तो हुक्मरानों का काम है कि वो किसी न किसी अंदाज में असरअंदाज हों। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मिस्र के बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक मौजूद हैं फ़लस्तीन में दाखिल होने के लिए, और उनको रास्ता खुला भी है, लेकिन महदूद तादाद में इमदाद फराहम की जा रही है पूरी दुनिया से। और पाकिस्तान में से अल-खिदमत फाउंडेशन ने 2.5 अरब रुपए का सामान जो है वहाँ पर भिजवाया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के वसातत से, लेकिन उसको अभी तक दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही और बारी नहीं आ रही है। यानी पूरी दुनिया इमदाद देने के लिए तो तैयार है, लेकिन ये जो वहाँ इमदाद जो है वो अंदर पहुंचाई नहीं जा रही, पहुंच नहीं पा रही। कुछ तो पहुंची है, लेकिन जिस रफ्तार से जानी चाहिए उस रफ्तार से दाखिला हालांकि जंग बंदी के दौरान एक ये चीज़ भी थी कि तादाद जो है इमदाद की उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक स्टांस जो है वो क्या होना चाहिए? देखिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा का तो स्टांस बिल्कुल ठीक है। वो फ़लस्तीन के साथ इज़हार हमदर्दी भी कर रहे हैं, जो इमदाद माली तौर पर दी जा सकती है उसका इज़हार भी हो रहा है, अपने जज्बात का इज़हार भी पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन असल इमदाद और असल काम मुस्लिम हुक्मरानों का है कि वो कोई स्टांस लें, वो कोई मिल बैठे। सिर्फ़ OIC के इजलास बुला लेने और वहाँ से मज़म्मत कर देने से तो मामला हल नहीं होगा। अमली तौर पर प्रैक्टिकली कोई चीज़ आगे बढ़कर कोई कदम बढ़ाया जाए, कोई उनकी मदद की जाए, कोई उनको धमकी दी जाए। जब अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा इसराइल में हवाई अड्डे पर उतर कर ये बात कह सकता है कि मैं यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से नहीं बल्कि यहूदी होने की हैसियत से आया हूँ, तो मुस्लिम हुक्मरानों को भी गैरत खानी चाहिए कि वो भी फ़लस्तीन का दौरा तो करें, कोई ज़ुबानी बोल जाकर जिस्मानी तौर पर वहाँ पहुँचे, फ़िज़िकली उनके साथ इज़हार हमदर्दी करें। ये काम तो करने वाला है। और पूरी दुनिया की फजलुर रहमान साहब गए हैं ना, फजलुर रहमान साहब तो कतर तक ही गए ना, सिराजुल हक साहब को भी कतर तक ही जा सकें, लेकिन उससे आगे जाने की गवर्नमेंट्स ने इजाज़त नहीं दी, ना हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त दी, ना बैनुल-अक़वामी इदारों ने इजाज़त दी। हम ये समझते हैं अगर हुक्मरान ये काम करें तो ये आसानी से हो सकता है। प्राइवेट लोग तो अपने तौर पर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बड़े बड़े एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को भी कुछ काम है। वो जो सियासी रहनुमा हैं या मजहबी रहनुमा हैं वो मुजाहरे कर सकते हैं, लोगों के जज्बात का इजहार करवा सकते हैं, लेकिन अमली कदम नहीं उठा सकते। अमली कदम तो हुक्मरानों ने उठाना है, जो शदीद जिसकी वजह से मायूसी है। कैंपेन चल रही है कि इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए, आपको क्या लगता है इसके कोई रिजल्ट्स हो सकते हैं? इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है इजरायलियों को, इजरायली कंपनीज़ को? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है और पड़ा है। उनकी जो रेशो है इनकम की वो डिक्रीज़ हुई है। और देखें, ये एक जज्बात का इज़हार है ना। हम क्या कर सकते हैं? हम वहाँ जा नहीं सकते, हम नारे लगा सकते हैं, हम डिस्प्ले कर सकते हैं, हम बाइकाट करके ये मैसेज दे सकते हैं इसराइली कंपनियों को और इसराइली हुकूमत को कि हम तुम्हारे इन इक़दामात की मज़म्मत करते हैं और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर हम इसराइली मसनूआत का बाइकाट करते हैं। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये कि वो मुआशी तौर पर बहुत मजबूत है, तो मुआशी तौर पर तो जद पहुँचाई जाए ना। और पूरी दुनिया इस काम में शरीक है और शदीद ज़र पहुंची है इकोनॉमिकली। आपके ख्याल में इससे, और डेफिनेटली ये बात हकीकत भी है कि इससे फ़र्क तो जो है वो इजरायली कंपनीज़ को पड़ रहा है, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा और हुक्मरानों का मेन रोल बनता है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, मौके पेश नज़र पंजाब में मसनूई बारिश बरसाने पर गौर किया जा रहा है, जिसके लिए तखमीना जो लगाया गया था वो 35 करोड़ रुपए का लगाया गया था। और चीनी माहिरीन ने इस हवाले से जल्द पाकिस्तान का ऑब्वियसली दौरा भी करना था। अब इस हवाले से जो है वो ट्रायल्स जो हैं वो अगले 6 हफ्तों में मुतवक्के हैं, और क्लाउड सीडिंग और क्लाउड आयोनाइजेशन के तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। एक इजलास में वर्किंग ग्रुप का क़याम अमल में आ चुका है। कब तक ये बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब मौजूद हैं। असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि मसनूई बारिशें जो हैं वो कब तक एक्सपेक्ट की जा रही हैं। पहले इसके लिए 28-29 नवंबर की तारीख थी, फिर इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया, और जब आपसे ही हमारी बात हुई हमारे शो में तो आपने कहा ये तकरीबन 15 दिसंबर के आसपास जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया है। मज़ीद इस हवाले से क्या लेटेस्ट डिटेल्स आपके पास हैं? देखिए, वो जो 28-29 को था वो तो एक इतना नहीं था। असल में तो जो काम हो रहा था वही दिसंबर की मिड या कोई जो थर्ड वीक ऑफ दिसंबर है, उसमें ये एक इम्कान है, क्योंकि जो वर्किंग ग्रुप है उनकी यही थी कि अभी जो काम हो रहा है तो कम से कम मिड दिसंबर तक वेट करना होगा, क्योंकि इसमें पाक आर्मी के लोग भी शामिल थे और जो केमिकल बनाने वाले लोग वो भी शामिल थे। तो इस तरह महकमा मौसमियात और ये सारा इसलिए उन्होंने कहा था कि कोई 15 दिसंबर तक ये काम जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। ये वर्किंग ग्रुप में कौन कौन शामिल है, क्या आप हमें इस हवाले से बता सकते हैं, और किस तरह से ये वर्किंग ग्रुप जो है वो काम कर रहा है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ अदारे शामिल है। इसमें फेडरल के भी अदारे शामिल है, जैसे पाक आर्मी है और एनवायरनमेंट के लोग हैं और मेट के लोग हैं। इस तरह कोई यूनिवर्सिटीज़ के भी लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक ग्रुप है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नॉर्दर्न एरियाज़ और केपीके के कुछ हिस्सों में बर्फ़बारी मुतवक्के है। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है वो बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर बारिश हो जाती है तो उसके बाद भी ये जो प्लान है इसको हतमी शक्ल दी जाएगी, मसनूई बारिश जो है वो बरसाई जाएगी? देखिए, अभी जैसे ये सिस्टम पास करेगा और लाहौर में भी अगले 24 से 36 घंटे में कोई लाइट रेन का इम्कान है। तो अभी जैसे ये कोई रेन होगी तो इससे कोई इसमें फ़र्क तो आएगा, लेकिन जो प्लान है मौसमी बारिश का वो तो लॉन्ग टर्म में एक एक प्लान है कि किसी वक़्त भी किसी और चीज़ के लिए, जैसे कोई खुश्क साली वगैरह, उनके लिए भी ये इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा हम आपसे प्रोसीजर समझना चाहेंगे कि मसनूई बारिश बरसाने का ये प्रोसीजर किस तरह से होता है। क्लाउड सीडिंग बेसिकली क्या है, किस तरीके से तैयारे जो हैं वो केमिकल्स इंसर्ट कर रहे होंगे बादलों में, फिर इसके लिए पैरामीटर्स क्या होते हैं। मैं चाहूँगी तफसीलन आप ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। जी, बिल्कुल। ये मौसमी बारिश जिसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं, ये एक बड़ा अच्छा टूल है और स्पेशली जहाँ पे जो खुश्क साली हो, या जैसे हमारा जो डिज़ास्टर एक बना हुआ स्मोक का, इसको ख़त्म करने के लिए इसका तरीक़ाकार, इसके 3-4 मोड्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इस्तेमाल पहले भी महकमा मौसमियात कर चुकी है, वो थ्रू प्लेन है इसमें क्लाउड्स में जाना। तो क्लाउड्स जो इसमें बेसिक एक जो कंडीशन है कि नेचुरल क्लाउड होना भी ज़रूरी है, उसमें जो लो और मीडियम क्लाउड्स होंगे जिनकी बेस 4000 से लेकर टॉप कोई 15,000 फीट तक होनी चाहिए, और उनमें ऐसा पोटेंशियल होना चाहिए कि वो बारिश नहीं दे रहे, उनको किसी तरीके से हैवी करना, जैसे ये क्लाउड सीडिंग या मौसमी बारिश हम कह रहे हैं। इसके ज़रिए जो प्लेन के थ्रू जो है टॉप पे जाया जाता है क्लाउड में, उस पे फिर स्प्रे किया जाता है। जैसे केमिकल आजकल जो सर्दियों में है वो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होगा, तो उसको स्प्रे किया जाएगा उन क्लाउड्स में टॉप पे जाके। फिर उसको देखना है कि वो डायरेक्शन कौन सी है और टेम्परेचर होना चाहिए -5 से -21 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान। तो ये जो चीज़ें हैं ये महकमा मौसमियात मॉनिटर करेगा और देखेगा कि किस किस साइड पे क्लाउड जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें देख के फिर वो हवा में प्लेन्स के थ्रू जाके स्प्रे करेंगे, और उसके बाद उनके ड्रॉपलेट्स हैवी होंगे तो बारिश अल्टीमेटली होगी। कोई आधे घंटे से 1 घंटे के दौरान जो बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आधे घंटे से 1 घंटे के दौरान तो बारिश बरसना शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ये भी चीज़ उसको क्लियर कर दीजिएगा कि बारिश कितनी देर तक होती रहेगी? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास क्लाउड्स जो पहले से मौजूद है उनमें पोटेंशियल कितना है। जो बारिश इतनी देर नहीं होगी, लाइट से मॉडरेट बारिश होगी, कोई हैवी रेन के बहुत कम चांसेस होते हैं।
तो लेकिन ये देखिए डिपेंड इससे उस इससे वक़्त स्मॉग पर कितना फर्क पड़ेगा सर? देखिए, अगर बारिश जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई मॉडरेट सी बारिश हो जाती है, तो एक वक़्त में तो वो सारी जो स्मॉग होगी, पॉल्यूशन होगी, तो वो ज़मीन पे आ जाएगी। तो वो तो एक मर्तबा तो वो साफ़ कर देगा सारी वो जो एटमॉस्फेयर में जो क्लीन एयर होगी, वो ही रहेगी, बाकी पॉल्यूशन खत्म कर देगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये भी बता दें कि वैसे बारिशों के इम्कानात, अच्छी वाली बारिश जो है, नेचुरल रेनफॉल, इसके हवाले से महकमा मौसमियात की क्या प्रेडिक्शन है? कब तक हम एक्सपेक्ट करें? देखिए, अभी जैसे ये सिस्टम पास हो रहा है, जो नॉर्दर्न एरिया वगैरह में जैसे भी दे रहा है और बारिशें हो रही हैं, जो 30 को बाद ये सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 1 वीक तक तो कोई प्रेडिक्शन कोई बारिश की अभी आने वाले दिनों में नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच चौधरी असलम साहब, इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद थे। मसनूई बारिशों के हवाले से वर्किंग ग्रुप जो है वो कायम किया जा चुका है। इसके हवाले से कहा यह जा रहा है कि वंस ये बारिश जब होगी तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वन टाइम बारिश से तो क्लीन हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए प्लांटेशन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मौसर तरीका हो सकता है। एनी हाउ व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद एक नए मौजू के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, पाकिस्तानी खातून टीचर ने मुल्क का नाम जो है वो आलमी सतह पर रोशन किया है। एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिस पर हर पाकिस्तानी को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्राउड जो है वो फ़ील हो रहा है। गुजरांवाला की खातून टीचर हैं सिस्टर ज़िफ़। इन्होंने यूनेस्को का सालाना आलमी टीचर अवार्ड जीता है, अपने नाम किया है ये अवार्ड। और इस हवाले से अगर हम देखा जाए तो इन्होंने बच्चों के लिए भी एक फाउंडेशन कायम की हुई है। इस वक्त हमारे साथ सिस्टर ज़िफ़ जो हैं वो मौजूद हैं। सिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि यूनेस्को का सालाना आलमी टीचर अवार्ड आपने अपने नाम किया है। किन खिदमात के एतराफ़ में आपको ये अवार्ड जो है इससे नवाजा गया है? पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे लेने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी कौम से मुखातिब हो सकूं आपके चैनल के थ्रू। और मैंने 13 साल की उम्र में अपने घर के शहर में एक स्कूल का आगाज़ किया था। अब उसको 26 साल हो गए हैं, अब वो एक प्रॉपर रजिस्टर्ड स्कूल है। लेकिन जो चीज़ मुझे यूनिक करती है वो ये है कि मैंने 13 साल की उम्र में ही एज़ अ चाइल्ड लेबरर काम करना शुरू किया था अपने स्कूल को फंड करने के लिए, बिकॉज़ मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी। तो 17 सालों तक मैंने मुसलसल जॉब्स की। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे नुमायाँ करती है वो ये है कि 7th स्टैंडर्ड के बाद मैं खुद कभी स्कूल नहीं गई, ना मैंने कभी किसी से ट्यूशन ली। मैंने खुद को खुद ही पढ़ाया और इस तरह से मैंने डबल एमए किया। तो आपकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिदमात हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, आपकी जो रेज़िलियंस है, कमिटमेंट है अपने गोल के साथ, उसकी वजह से हर 2 साल के बाद वर्की फाउंडेशन, यूनेस्को और दुबई केयर के ताउन से ये अवार्ड किसी एक टीचर को दिया जाता है। इस दफ़ा 130 ममालिक से 7,000 टीचर्स थी, उनमें से मैंने विन किया है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान अभी मेंशन किया कि महज 13 साल की उम्र से आपने स्कूल का आगाज़ अपने घर के सहन से ही किया था। वो क्या जज्बा था, वो क्या मोटिवेशन थी, और इतनी कम उम्री से ही आपने सोचा कि बच्चों को तालीम दी जाए? मुझे मेरे स्कूल में काफ़ी मसाइल का सामना था। टीचर्स का रवैया ठीक नहीं था। और मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन मुझे अपने इर्द-गिर्द कोई ऐसा स्कूल नज़र नहीं आया जहाँ पे मैं कंफर्टेबल फ़ील करती। मुझे हमेशा से ये लगता है कि बच्चों को स्कूल के अंदर सिक्योर महसूस करना चाहिए, उनको इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए। उन पे आपको अपने आइडियाज़ एज़ अ टीचर इम्प्लीमेंट नहीं करने चाहिए, उनको एनफोर्स नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को उनकी अपनी जो आइडेंटिटी है, उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प करना चाहिए। तो मैं इसी सोच के तहत मैंने स्कूल का आगाज़ किया कि जो मेरा स्कूल है वहाँ पे एक तो बच्चों को 100% फ्री एजुकेशन हमेशा दी जाएगी और सेकंड बच्चों को प्यार किया जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। जी। लेकिन देखें, जब आप किसी स्कूल में जाती थी, जब आपने कहा कि मुझे वहाँ पर एक सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं मिला, आपके लिए क्या-क्या चैलेंजेस थे और वो चैलेंजेस क्यों थे? और क्या सिर्फ आपके लिए ही थे या वहाँ पर दीगर आपके साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी उन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता था? सब बच्चों के साथ ऐसा ही था, मेरे साथ भी ऐसा ही था, लेकिन मेरे में शायद सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा थी या फिर मैं ये समझती हूँ कि मैं एक गोल के लिए पैदा हुई थी, एक मकसद के लिए पैदा हुई थी
और बहुत कम उम्र में मुझे उसका एहसास हो गया था। ये हुआ था। बाकी आपको पता है कि ड्रॉप आउट जो स्कूल में है, पाकिस्तान में है, उसका अभी तक भी इट्स अ ह्यूज नंबर। बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन सिस्टर ज़ैफ कोई-कोई बनता है। हुँ। सो आई वाज़ अच्छा, अ इससे डिफरेंट पहले चाइल्ड। अभी तो यूनेस्को का ये अवार्ड आपने अपने नाम किया है, लेकिन इसके साथ-साथ इससे पहले कितने अवार्ड्स जो हैं वो आप अपने नाम कर चुकी हैं? मुझे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसकी वज़ह से मेरे स्कूल में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आई वो था 2014 में मैंने 192 कंट्रीज़ का मुकाबला हुआ था ख़वातीन का राइटिंग का, लिन सिम्स ग्लोबल प्राइज़ वर्ल्ड पर्ल्स के प्लेटफ़ॉर्म से मैंने ये विन किया था। उस वक़्त मुझे उसके $20,000 मिले थे। उस पैसे को मैंने एक छोटी-सी बिल्डिंग मैंने खरीदी और वहाँ पे एक वोकेशनल सेंटर का आगाज़ किया, पहला तो वो था। फिर चैनल न्यूज़ एशिया सिंगापुर ने मेरी लाइफ़ पे एक फ़िल्म बनाई, उसे गोल्ड मेडल मिला न्यूयॉर्क फ़िल्म फेस्टिवल से। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसको न्यूज़ीलैंड से वुमेन चेंजिंग द वर्ल्ड अवार्ड की तरफ से एट ए टाइम 3 मेडल्स मिल चुके हैं, गोल्ड, ब्रॉन्ज़ एंड सिल्वर मेडल। और वंडरफुल। मैं बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हूँ। किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के सेंटर फॉर इंटर रिलीजियस एंड इंटरकल्चरल डायलॉग की मैं पहली माइनॉरिटी वुमेन हूँ जो मैं उनकी एलुमनाई हूँ। और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। मेरी लाइफ पे 3 बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं जो अमेज़न पे बेस्ट सेलिंग बुक्स रही हैं, यूएस में, यूके में। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, एक और ये चीज़ कि आपने कहा जब आप 13 से 17 साल आपने स्कूल तो खोल लिया, लेकिन इस दौरान आपके पास फंड्स नहीं थे, तो उस दौरान आपकी स्ट्रगल्स कैसी रहीं? जब 13 साल की उम्र में स्कूल का आगाज़ किया, तो कितने बच्चे आपके पास आते थे? उनकी अपनी एज क्या थी? किस तरह से आपने मेक श्योर किया कि उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए? क्योंकि तब तो आप खुद भी बहुत छोटी थी, तो आपके साथ किसी की हेल्प शामिल थी? नहीं, किसी की हेल्प शामिल नहीं थी क्योंकि मेरे वालिदैन इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। हम लोग एक गाँव में रहते हैं। तो जो पहला जो मेरे ज़हन में एक ख़्याल आया वो ये था कि मुझे बचपन से सवाल पूछने की आदत थी और मेरी टीचर्स को ये बात बुरी लगती थी बिकॉज़ उनके पास जवाब नहीं होते थे। तो मैंने फर्स्ट डे से ही अब जो मैंने गली मोहल्ले से 4-5 बच्चों को मैंने जमा किया, उनको मैंने बोला था कि आपने हर रोज़ घर जाके सोचना है कि कौन से आपके ज़हन में सवाल है, वो सवाल आके आपने मेरे से पूछना है और मैं आपको उस सवाल का जवाब दूँगी। जवाब मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने उसके लिए बुक्स पढ़ना शुरू की, न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू किए, मैं न्यूज़ सुनती थी, पीटीवी तब होता था, तो खुद को अपडेट रखती थी मैं करंट अफेयर्स के साथ। तो इस तरह से मैं बच्चों को स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा सुनाती थी। यही मेरे पास सोर्स था, तब मेरे पास ना कोई कॉपी थी, ना पेंसिल थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर 13 साल की उम्र में ही मैंने अपने हमसायों के घर में जाके सिल्क सितारे का काम सीखा और मैंने वो कढ़ाई करना शुरू की। वो काम मैंने 3 साल तक किया। सन 2000 में मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया एज़ ए प्राइवेट स्टूडेंट, तो मुझे रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई। वहाँ से मुझे अच्छा। 2000 सैलरी मिलना शुरू हो गई। दैट वाज़ द इनिशियल फंडिंग फॉर माय स्कूल। लेकिन देखिए आपके अंदर क्या जज़्बा था? यानी अगर मैं देखूँ सो आपके 2000 महज़ मिलना और फिर आपने वही जो चीज़ें थी वो अपने स्कूल पर लगा दी, फिर इसके अलावा आपने जो एक इनामी रकम जीती वो भी आपने अपने स्कूल के वोकेशनल सेंटर जो भी आप बता रही थी उस पे। वो क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती थी? वरना किसी को भी इस तरह से पैसा मिले तो वो कहेगा मैं अपनी ज़ात पर लगाऊँ, मैं अपनी आला तालीम पर लगाऊँ, अपने ख़ानदान पर लगाऊँ। आपका वो क्या जज़्बा था जिसने मजबूर किया आपको कि वो स्कूल पर लगें, वो बच्चों के लिए लगें, वो बच्चों पर सही से स्पेंड हो रहे हों वो पैसे? और आज भी क्या वो जज़्बा आप में इसी तरह मौजूद है और आज आप पे किस तरीके से काम कर रही हैं? हम पहली बात तो ये है कि जो स्कूल में मेरे साथ रवैया रखा जाता था ना, तो उसकी वजह से आज भी आपसे बात करते हुए भी वो तकलीफ़ मुझे अपने अंदर महसूस होती है और मैं अपने आंसुओं को मुश्किल से रोक रही हूँ। मैं जी। नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे के साथ वैसा हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा अपने अंदर ऐसी घुटन महसूस करे कि उसको लगे कि जैसे उसको उससे साँस भी नहीं लिया जा रहा। मैं चाहती हुँ। हूँ बच्चे जब मैं क्लासरूम में आती हूँ, बच्चे देख के मुझे मुस्कुराते हैं। अभी मैं अपने घर से स्कूल में आ रही थी और नर्सरी प्रेप के बच्चों को छुट्टी हुई, तो एक-एक बच्चा मैं रास्ते में से गुज़रती जा रही थी और वो मुझे ग्रीट कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, मुझे हग कर रहे थे। मैं इस तरह का माहौल चाहती हूँ हर स्कूल में और यही आज तक मैंने इम्प्लीमेंट किया है। अब मेरे स्कूल में 200 बच्चे हमारी ये जो मेन ब्रांच है यहाँ पे हैं, ये भी 100% फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। हमारा एक स्कूल है एक और गाँव में जहाँ पे 50 बच्चे हैं, वो अभी भी कोर्टयार्ड स्कूल में ही पढ़ते हैं। वो बच्चे हैं जो दिन में काम करते हैं, शाम को हमारे स्कूल में आते हैं। बच्चे के लिए एजुकेशन हासिल करना जो है वो ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन बच्चे को सिर्फ़ किताबें नहीं पढ़ानी, उसकी शख्सियत को बिल्ड करना है और उसकी शख्सियत को बिल्ड करने के लिए
उसका टीचर पे इत्मीनान होना बहुत ज़रूरी है, उसको सवाल पूछने की इजाज़त देना बहुत ज़रूरी है और उसका स्कूल के अंदर प्रोटेक्टेड फ़ील करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यही मेरा मिशन है, इसी के लिए मैंने अपनी लाइफ़ डेडिकेट की है और मैं जब तक ज़िंदा हूँ, मैं पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए काम करती रहूँगी और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए काम करूँगी, एंड जिनके दैट्स पास वंडरफुल। अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है हिम्मत, ताकत और इस्तिताअत दे के आप इस तरह से काम कर सकें। अभी जो आपका वोकेशनल एक स्कूल काम कर रहा है, मैं उसके हवाले से भी जानना चाहूँगी। इस वोकेशनल स्कूल के ज़रिए आप मुआशरे में मौजूद बच्चों की खिदमत कैसे कर रही हैं? जो वोकेशनल सेंटर है, उसके 2-3 मकासद हैं। एक तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, उनको बेड पे रहना पड़ा, तो मेरी माँ ने जिस तरह से हमें पाला है ना, वो बड़ा तकलीफ़देह अमल था। अगर वो पढ़ी-लिखी होती, उनके पास कोई हुनर होता, तो हमारा बचपन डिफरेंट होता। इसलिए मैं माँओं को फ्री स्किल्स ट्रेनिंग देती हूँ और अब तक मेरे पास से 6000 ख़वातीन स्किल्स सीख के जा चुकी हैं। वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में, एक अच्छी लाइफ़ जो है वो अपने बच्चों को भी दे रही हैं और खुद भी ले रही हैं। दूसरा इसका मकसद ये है कि मेरे स्कूल से 10 साल की बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। उसके बाद उन्होंने कॉलेज जाना है, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है। अगर उन्होंने कोई काम सीखा हो, वो थोड़ी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपनी फ़ी पे कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ पे वो डिपेंड नहीं करेंगे, उनके पास एक उम्मीद होगी। इसलिए मेरे पास ये वोकेशनल सेंटर है, मेरा फ़ोकस जो है वो आईटी एजुकेशन पे है, इंग्लिश लैंग्वेज पे है, ताकि पूरी दुनिया का जो इल्म है, उस तक मेरे स्टूडेंट्स को एक्सेस हासिल हो। इसके अलावा और बहुत सारे स्किल्स हैं जो हम ख़वातीन को अब आप सिखाते हैं। मज़ीद क्या 200 करना चाहती हैं? अब आप मज़ीद इन बच्चों के लिए क्या करना चाहती हैं? और दूसरा ये कि आपने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे जो है वो आपके स्कूल में जो है वो पढ़ रहे हैं, तो आप अपने ये फाइनेंसेस, स्कूल के लिए जो फाइनेंशियल सर्कल है, हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ इट? पहले तो मैंने आपको बताया कि 17 सालों तक मैं खुद जॉब करती रही हूँ। मैंने डबल एमए किया और जैसे-जैसे मेरी तालीम अच्छी हो रही थी, मुझे जॉब्स भी अच्छी मिल रही थी। 17 स्केल से मैंने पीटीसीएल से रिज़ाइन किया 2017 में। उसके बाद जब ये न्यूयॉर्क फ़िल्म फेस्टिवल मिला, अब से गोल्ड मेडल मिला मेरी लाइफ़ पे बनाने वाली फ़िल्म को, तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और इंडिविजुअल्स ने मुझे सपोर्ट करना शुरू की। अगरचे अभी भी मेरा स्कूल जो है वो रेंटेड बिल्डिंग में है। वोकेशनल सेंटर मैंने आपको बताया कि मैंने वो बिल्डिंग कैसे बनाई थी। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज़ अभी भी बहुत कम हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने ये साबित कर दिया है कि एक गाँव के एक गैर तालीम याफ़्ता ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है, तो हर बच्चा कर सकता है, अगर उसको बेशक। अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँ तो। तो मैं एंड ये ऑल द समझती हूँ वेरी कि पूरी बेस्ट। कौम मेरे साथ खड़ी आप और मेरा साथ डिज़र्व देगी। करती हैं, आप डिज़र्व करती हैं इस तरह के मुख्तलिफ मज़ीद अवार्ड्स। और अभी जो आपने अवार्ड अपने नाम किया है और इससे पहले जो कुछ मेडल्स और अवार्ड्स और जो कुछ आपके क्रेडिट पर है, दैट इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मतलब अल्लाह ताला आपकी मज़ीद मदद करे, जो भी आपके ख्वाब हैं आप उनको पूरा करें। थैंक यू सो मच सिस्टर ज़ेफ फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। व्यूज़, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।